हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल स्किल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर अरामको प्रोजेक्ट पे ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर जनरल फिल्म मटेरियल। ये रेफरेंस लिया हुआ है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114। इसका स्टैंडर्ड है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114। उसमें जो हमारे पास जनरल फिल्म मटेरियल यूज हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जनरल फिल्म मटेरियल क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जनरल फिल्म मटेरियल क्या होता है। 6.1.1 जनरल फिल्म मटेरियल, ये इसका रेफरेंस है। जो 6.1.1 ये इसका चैप्टर है। अगर आप सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 को ओपन करें तो आप इस चैप्टर पे चले जाए तो वहां आपकी डिटेल होगी जनरल फिल्म मटेरियल की। अब इसमें है क्या, हम वो डिस्कस करेंगे। जनरल फिल्म मटेरियल shall consist of gravel, sand and marl. The maximum size of the film material shall be 1/2 the lift thickness or 75 mm 3 inches, whichever is less. Fill material shall be free of frozen lumps, organic matter, trash, chunks of high plastic clay. Classifies as chapter as determined by ASTM D2487 और other unsatisfactory material। जनरल फिल्म मटेरियल जो होता है उसमें क्या चीज़ें होती है। जनरल फिल्म मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, इसमें ग्रेवल होती है, सैंड होती है और मरल होती है। ये यहाँ मटेरियल है। मरल मटेरियल मिडल ईस्ट कंट्रीज में यूज होता है। द मैक्सिमम साइज ऑफ फिल्म मटेरियल शेल बी, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 75 mm 3 इंचेस और इससे कम, विच इज लेस। फिल्म मटेरियल शेल बी फ्री ऑफ फ्रोजन लम्प्स, ये आपकी फ्री फ्रोजन लम्प से क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए इसमें, यानी इसमें ऑर्गेनिक होने चाहिए। ट्रैश चंक्स ऑफ हाई प्लास्टिक क्ले, और इसमें क्या, हाई प्लास्टिक क्ले होनी चाहिए। क्लासिफाई एज डिटरमाइंड ASTM D2487, यानी ASTM D2487 के मुताबिक ये इसमें जनरल फिल्म में ये मटेरियल शामिल होनी चाहिए। तो होप आपको समझ आ गई होगी कि जनरल फिल्म मटेरियल क्या होता है। एक सिंपल आंसर ये है इसका कि जनरल फिल्म मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड मरल एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द जनरल फिल्म मटेरियल इज 75 mm और 3 इंचेस। ठीक है, ये इसका सिंपल आंसर है। और इसमें फर्दर आप ये कह सकते हैं कि फिल्म मटेरियल शेल बी फ्री ऑफ फ्रोजन लम्प्स, ऑर्गेनिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज स्लम्प एंड इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू। आंसर इसका है 150 ± 40 ASTM C143। स्लम्प की वैल्यू में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर दोस्त मुझे कमेंट करते हैं या मैसेजेस करते हैं कि स्लम्प की वैल्यू आप पिछली वीडियो में ये बता रहे थे और इस वीडियो में आप ये बता रहे हैं। देखो, स्लम्प की वैल्यू जो होती है ये वेरी करती है, आपके डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर फाउंडेशन है उसके लिए अलग रिक्वायर्ड होगा स्लम्प, अगर आपका कॉलम बीम है उसके लिए अलग होगा। अगर विंटर टेम्परेचर है यानी कोल्ड वेदर है उसमें आपकी जो स्लम्प होती है वो हाई रिक्वायर्ड होती है, और अगर आपकी हॉट वेदर कंडीशन है उसमें आपकी स्लम्प नॉर्मल रिक्वायर्ड होती है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप बता दे, अगर इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछ ले तो आप उसको ये बता दें कि 150 ± 40 हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे और आपकी ऑब्जेक्ट पे। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वेरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ कन्वेंशनल रीबार, यानी आपकी जो कन्वेंशनल रीबार है उसके लिए कौन सा ASTM यूज होता है। ASTM A615, ASTM 615M। स्टील की जितनी भी डिटेल है वो ASTM A615 एंड A1615M में डिस्कस हुई है। जितनी भी डिटेल है स्टील की इन स्टैंडर्ड में डिस्कस हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मैनी RFI वी नीड टू रेस फॉर सिंगल फाउंडेशन वर्क। इसका मतलब है कि हम फाउंडेशन वर्किंग के लिए कितने RFI रेस करते हैं। Each and every activity has different rate of inspection. In normal foundation 4 to 5 RFI are enough. इसका मतलब है कि हर एक्टिविटी का डिफरेंट रेट ऑफ इंस्पेक्शन होते हैं। इन नॉर्मल फाउंडेशन वर्क 4 to 5 RFI हम रेस करते हैं। फॉर फिल्ड सरफेस यानी सरफेस प्रिपरेशन, फॉर लीन कंक्रीट, जब हम लीन कंक्रीटिंग करते हैं उसके लिए भी हम RFI रेस करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, सरफेस प्रिपरेशन, जब हम सरफेस प्रिपरेशन कर रहे उसके लिए हम RFI रेस कर लेते हैं। फिर हम लीन कंक्रीट जब करते हैं उसके लिए रेस कर लेते हैं। जब हम स्टील प्लेसमेंट कर लेते हैं उसके लिए भी हम RFI रेस कर लेते हैं।
फिर जब हम उसी स्टील पे फॉर्मवर्क लगा लेते हैं उसकी आरएफआई भी हम रेस करते हैं। अब जब हम कंक्रीटिंग करें उसकी भी हमारे पास आरएफआई रेस होती है। रेफनिंग ऑफ फॉर्मवर्क यानी आप रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क जब हम करते हैं उसकी भी आरएफआई होती है। ये डिपेंड करते हैं आपकी वर्किंग कंडीशन पे। 4 to 5 ही फाउंडेशन वर्क में अक्सर होती है। कोटिंग और बैकफिलिंग, कोटिंग की लाजमी होती है, जब आपने कोटिंग करनी है उसकी जो आपने आरएफआई है वो लाजमी रेस करनी है। सऊदी अरामको में जो आरएफआई रेज होते हैं उसके प्रोसीजर ये है। ग्रेड एंड साइट प्रिपरेशन इंस्पेक्शन सेक क्यू 1011, ये सैक है सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। यानी आपने आरएफआई फाउंडेशन वर्क में कितने रेस करने हैं? ग्रेड एंड साइट प्रिपरेशन इंस्पेक्शन, फॉर्मवर्क इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ एपॉक्सी कोटेड स्टील बार, एम्बेडेड एटम एंड फॉर्म क्लोजर इंस्पेक्शन, कंक्रीट सैंपलिंग टेस्टिंग एंड प्लेसमेंट इंस्पेक्शन। ये 4 आपने आरएफआई ये रेस करने हैं जो सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के मुताबिक है, और साथ में मैंने यहाँ रेफरेंस मेंशन किए हैं और आपने सेक को आरएफआई के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी कि फाउंडेशन वर्क के लिए हमने कितने आरएफआई रेस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आरएफआई अटैचमेंट यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन की अटैचमेंट क्या है? आईटीपी एंड चेकलिस्ट। अगर आप सऊदी अरामको में काम करोगे तो वहाँ सेक होगा, चेकलिस्ट की जगह क्या होगा? सेक हो, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। ड्राइंग यानी जिस एक्टिविटी की आपकी आरएफआई है उसकी ड्राइंग अटैच होनी चाहिए। एमईपी क्लियरेंस, एमईपी क्लियरेंस आपको कौन देगा? एमईपी इंजीनियर देगा। फील्ड टेस्ट रिपोर्ट फॉर एफडीटी, डीएफटी, स्लम्प शीट। अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है किसी एक्टिविटी के लिए तो उसके टेस्ट रिपोर्ट आपने अटैच करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल अप्रूवल रिक्वायरमेंट, आईटीपी एंड चेकलिस्ट, प्री क्वालिफिकेशन एंड मटेरियल अप्रूवल, मटेरियल डेटा शीट, परचेस ऑर्डर, डिलीवरी नोट, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट का ये मतलब है ना कि जब हम ट्रस्मेटाल सबमिट करते हैं ना, कोई मटेरियल हम साइट पे मंगवाते हैं उससे पहले हम एमएआर जो होता है मटेरियल अप्रूवल रिक्वायरमेंट वो सबमिट करते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसमें कौन सी चीज़ हमने सबमिट करनी है क्लाइंट को? ITP and checklist, pre-qualification and material approval, material data sheet, purchase order, delivery note, material test certificate। अगर उस मटेरियल के कुछ टेस्ट सर्टिफिकेशन है वो भी आपने अटैच करके क्लाइंट को सबमिट करनी है। जब MAR आप सबमिट कर लेते हो क्लाइंट को, उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद जब साइट पे हमारा मटेरियल आ जाता है तो हम MIR रेस कर लेते हैं। फिर उसके फर्दर अटैचमेंट अलग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्केजुअल क्यू। ये अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्केजुअल क्यू, इसकी अटैचमेंट और इसके कंटेंट क्या है। स्केजुअल क्यू इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट। Quality management system is established based on Schedule Q requirement. Schedule Q cover almost all element of ISO 9000 2015। Schedule Q जो होता है ना ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी ये द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द कंट्रैक्टर, यानी क्लाइंट का एक मिनिमम रिक्वायर्ड के मुताबिक कंट्रैक्टर से काम लेना, क्वालिटी के मुताबिक काम लेना कंट्रैक्टर या सब कंट्रैक्टर से। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की कंप्लीट क्लासेस इसमें डिफाइन होते हैं, यानी जो भी एक्टिविटी आपने करनी है क्वालिटी क्लासेस के मुताबिक करनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक करनी है, ये सारी आपकी स्केजुअल क्यू में डिफाइन होती है। स्केजुअल क्यू के कंटेंट क्या है हमारे पास? जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, रियलाइजेशन, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ये 7 हमारे पास कंटेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट के, जो हमारे पास स्केजुअल क्यू के कंटेंट है। 7 हमारे पास कंटेंट है। अब हम इसके अटैचमेंट देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्केजुअल क्यू क्या है हमारे पास? कंट्रैक्टर एंड सब कंट्रैक्टर क्वालिटी पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी आपके साथ जो कंट्रैक्टर और सब कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो आपका क्वालिटी पर्सनल क्वालिफाई होना चाहिए, यानी वो ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। कंपनी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कंटेनिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट, आपके साथ जो कंपनी काम कर रही है वो भी आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट की सर्टिफाइड होनी चाहिए। क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रैक्टर सप्लाई मटेरियल, इसका मतलब है कि जो सप्लायर है, जो मटेरियल का वेंडर है, जो आपकी कंपनी को मटेरियल दे रहा है वो भी आपका क्वालिटी मैनेजमेंट यानी ISO से सर्टिफाइड होना चाहिए। क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन फेज, इसका मतलब है कि आप जो भी काम करो कंस्ट्रक्शन फेज में वो क्वालिटी के मुताबिक करो। समरी ऑफ क्वालिटी डिलीवरेबल्स, कहते हैं कि आपने जितनी भी क्वालिटी के मुताबिक काम किया है वो उसकी समरी होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। समरी में आपकी RFI आ जाते हैं, NCR आ जाते हैं, INCR आ जाते हैं।
प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट, यानी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी इसमें शामिल है। ये थे अटैचमेंट ऑफ स्केड्यूल क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर टाइप ऑफ फॉर्मवर्क। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मवर्क के कितने टाइप्स है। Irregularities in formwork surface measure with a 1.5 meter straightedge shall not be exceeded 3 mm for class A surface exposed to public view, 6 mm for class B areas to be plastered, 13 mm for class C where appearance does not matter, 25 mm for class D permanently hidden concrete surface, ACI 347 04 section 3.4 table 3.1। फॉर्मवर्क की कंप्लीट डिटेल ACI 347 में डिफाइन हुई है। ये इसका स्टैंडर्ड भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मवर्क का स्टैंडर्ड कौन सा है, ACI 347। ये इसके इरेगुलरिटी ऑफ फॉर्मवर्क सरफेस मेजर्ड विद आ 1.5 मीटर स्ट्रेटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जो सरफेस है फॉर्मवर्क की वो 1.5 मीटर स्ट्रेटेज से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेटेज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरिंग करते हैं, यानी इसकी थिकनेस या लेवलिंग चेक करते हैं। ये आप इंटरनेट पे सर्च करें, बाकी आप डिटेल इसकी चेक करें। क्लास ए मटेरियल के लिए सरफेस कितने होनी चाहिए, 3 mm, क्लास बी मटेरियल के लिए 6 mm होना चाहिए, क्लास सी मटेरियल के 30 mm होना चाहिए, क्लास डी मटेरियल के लिए 25 mm होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मवर्क के टाइप्स है जो यहाँ यूज़ होते हैं, सऊदी अरामको में यूज़ होते हैं, सऊदी अरब मिडल ईस्ट में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।